हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज जो हम वीडियो डिस्कस करने वाले वो क्लास 10th का जो 7th चैप्टर है, आउटकम ऑफ अ डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतंत्र है उसके क्या परिणाम है। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ आप उन बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं है जो कि ऑलरेडी स्कूलिंग कर रहे हैं। ये हर एक उस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी जो गवर्नमेंट एग्जाम की, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गई, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, बैंकिंग, हर एक उस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो चाहे या तो वो फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या भी स्कूलिंग टाइम में वो स्टडी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम, यानी कि हम लोकतंत्र के परिणामों का जो आकलन है वो कैसे कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा डेमोक्रेसी प्रोड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्स एंड लेगिटिमेटेड ऑफ मतलब लेगिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि जो लोकतंत्र है उसमें जो सरकारें आती है वो किस तरीके से जवाबदेही, उत्तरदायी और वैध सरकार का वो क्या करते हैं, निर्माण करती है। और तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास, और डेवलपमेंट, यानी कि हम विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। और चौथा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में जो आर्थिक है उसके क्या परिणाम हमें देखने को मिलता है वो डिस्कस करेंगे। और जो हमारा पांचवा पॉइंट होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जो सोशल डाइवर्सिटी है उसकी आवाज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो छठा टॉपिक होगा वो हमारा डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक पहला आता है कि जो हम लोकतंत्र के परिणामों का आकलन कैसे कर सकते हैं, तो वो हम इन 4-5 पॉइंट के तरीके से हम डेमोक्रेसी के आकलन को समझ सकते हैं, यानी कि जो डेमोक्रेसी का जो एक्सेस है उसको समझ सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी है वो काफी बेटर है किसके, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट से। कैसे? तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें क्या है, डेमोक्रेटिक में इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है सिटीजन्स के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो जैसे हमारे पास क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में क्या आता है, राइट टू इक्वालिटी का आता है। तो इसका मतलब क्या, हमें ये अधिकार क्यों दिया गया है, हमें ये अधिकार इसीलिए दिया गया है ताकि गवर्नमेंट क्या है, सोसाइटी में एक इक्वालिटी को क्या करे, सिटीजन्स के बीच में प्रमोट कर सके। तो एक फीचर्स ये हो गया कि डेमोक्रेसी में हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं आउटकम। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो पॉइंट है उसमें क्या है कि व्यक्ति के बीच में जो गरिमा है उसको क्या करती है, डेमोक्रेसी बढ़ाती है। तीसरा पॉइंट है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजंस मेकिंग, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर या हम डेमोक्रेसी सिस्टम्स की बात करें तो डेमोक्रेसी सिस्टम में क्या होता है कि जो भी डिसीजंस मेकिंग की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने का एक चांस मिल जाता है, यानी कि उसमें उसके निर्णय लेने की गुणवत्ता को क्या आता है, तो उसमें सुधार हमें देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें, प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, यानी कि जो भी कन्फ्लिक्ट होता है, जो भी यानी कि हम विवाद होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए क्या है, डेमोक्रेसी सिस्टम में क्या है, हमें एक मेथड प्रोवाइड कराया जाता है। फिर जो भी मिस्टेक्स होते हैं उसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या मिलता है, एक रूम मिलता है। ये सारी किस्में हमें देखने को मिलता है, ये सारे डेमोक्रेसी सिस्टम्स के अंदर देखने को मिलता है। और इस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डेमोक्रेसी के आउटकम को। अब जो हमारा टॉपिक है, डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिव एंड लेगिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो सरकारें आती हैं किस तरीके से वो जवाबदेही रहती हैं, उत्तरदायी रहती हैं और वैध सरकार का निर्माण करती है, किसके, तो जनता के लिए। अगर सबसे पहले जो हमारा पॉइंट्स आता है वो आता है, पीपल हैव द राइट टू चूज देयर आर रूलर्स दे टू कंट्रोल आवर और देयर रूल्स, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर
पब्लिक के पास ये अधिकार आता है, ये अधिकार रहता है कि वो अपने लीडर से यानी अपने लीडर को वो क्या करे तो इलेक्ट कर सके और वो ये चुन सके कि उनका जो लीडर होगा, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो अपने इच्छा के अनुसार चुन सकते हैं। किसमें? तो सिर्फ डेमोक्रेसी में। सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, जनता के पास ये अधिकार आ जाता है, जनता भी पार्टिसिपेट कर सकती है किसमें? किसी भी डिसीजन मेकिंग में। Those democracy produce a government this accountability to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizens। यानी कि जो डेमोक्रेसी कंट्री में, जो अगर हम डेमोक्रेसी सिस्टम में बात करें, जो गवर्नमेंट चुन करके आती है तो उसके पास क्या रहता है? अकाउंटेबिलिटी रहता है, यानी कि जवाबदेही रहता है किसके लिए? जनता के प्रति। और जो भी जनता की जो नीड्स और जो एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट उसके लिए क्या रहती है? तो रिस्पॉन्स रहती है। इसीलिए सरकार, जो डेमोक्रेसी की जो सिस्टम है उसमें सरकार क्या रहती है? सरकार जवाबदेही रहती है किसके प्रति? जनता के प्रति, यानी कि हम अपने सिटीजनशिप के प्रति। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के आती है वो किसके थ्रू होके आती है? तो यानी कि सिटीजन्स यानी कि पब्लिक ही उन्हें चुन करके अपनी सरकार चुनती है, अपने लीडर्स को चुनती है। Democracy ensures that decisions making is based on the norms or produce so a citizens who want to know if a decision was taken through the correct producers can we find the information citizens can take a part decision making whenever they want। यानी कि लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेना क्या है? एक मापदंड और प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। और तो एक नागरिक को अगर कोई भी सिटीजनशिप ये जानना चाहता है कि क्या सही प्रक्रिया माध्यम से निर्णय लिया गया है, इस जानकारी का पता लगाने के लिए क्या है? नागरिक जब चाहे निर्णय लेने में वो क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सारे फीचर्स हमें किस सिस्टम में देखने को मिलते हैं? तो ये सारे फीचर्स हमें एक डेमोक्रेसी में देखने को मिलते हैं, जो जिसे हम डेमोक्रेसी के कुछ प्लस पॉइंट्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा पावर्स होती है वो किसके हाथ में मानी जाती है? एक पब्लिक यानी कि एक कॉमन पीपल्स के हाथ में मानी जाती है। तो इसलिए जो सरकार होती है वो क्या करती है? जो भी काम करती है वो किसके इंटरेस्ट में रह करके करती है? पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट ये बात जानती है, क्योंकि उन्हें किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस अकाउंटेबिलिटी रहना है? एंड ऑफ द पब्लिक के लिए। और पब्लिक को हर एक चीज की, अगर पब्लिक जब सरकार से कुछ सवालों के जवाब करती है तो सरकार उनके सवालों के जवाब देती है। ये सारे फीचर्स हमें किस में देखने को मिलते हैं? लोकतंत्र में ही देखने को मिलते हैं। और ये एक परिणाम के रूप में हमें क्या है तो मिलता है कि लोकतंत्र में ये सारी व्यवस्थाएं यानी ये सारे फीचर्स क्या है लोगों को प्रोवाइड कराई गई है। और अगर उसमें बात करें, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल ऑन गवर्नमेंट, पीपल विश टू आर रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। यानी कि लोकतंत्र सरकार में क्या होता है कि जो सरकार होती है वो क्या होती है? अब जो भी सरकार होती है वो लोगों की खुद की सरकार होती है। क्यों? क्योंकि लोग वोट दे करके ही अपने लीडर्स को चुनते हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट होती है लोग डेमोक्रेसी में, तो उसमें हम क्या कहते हैं? खुद की सरकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस गवर्नमेंट को मेजोरिटी में वोट मिलती है तो वही लीडर, वही गवर्नमेंट आकर के क्या करता है? अपनी सरकार बनाता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि जो सरकार है वो किसकी? जनता की खुद की सरकार है। और जो कि जनता क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है और उन्हीं के द्वारा किया जाता है, तो कंट्री के ऊपर रूल किया जाता है। और जो भी डिसीजंस होते हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो किनके द्वारा बनाई जाती है? उन्हीं के जो आम कॉमन पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्हें इलेक्ट करके चुना जाता है, तो उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि आर्थिक विकास और विकास के बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन अ सेवरल फैक्टर, यानी कि जो आर्थिक विकास है वो बहुत सी चीजों पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं कि किस चीजों पे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ होगा। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करते हैं? पॉपुलेशन साइज पे। यानी कि जैसे कि हम सबको पता है कि दुनिया की जो दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है वो कौन सी है? इंडिया। किसे? तो चाइना के बाद आता है। किसके बाद आता है? चाइना के बाद। यानी कि जब कोई कंट्री अपने पॉपुलेशन का सही तरीके से यूज करता है तो उसकी इकोनॉमिक्स क्या होती है? तेजी से ग्रो होने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम समझ, जैसे कि मान लीजिए ये एक खेत है और ये एक फैमिली है। उस फैमिली में कितने मेंबर है? 5 मेंबर है। अगर ये 5 के 5 मेंबर सिर्फ इसी खेत में काम करेंगे तो उसका वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जितना कि होना
चाहिए। क्यों? अगर ये 5 मेंबर्स है और ये पांचों अगर अलग अलग खेत में काम करते हैं तो जो इनकी जो इकोनॉमिक डेवलप होगी वो क्या होगी, एक बेहतरीन तरीके से इनकी इकोनॉमिक डेवलप होगी। यदि इन पांचों को अगर सही तरीके से यूज नहीं किया गया अपने फैमिली मेंबर्स का, तो क्या होगा, इनकी वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जैसा कि होना चाहिए। यानी कि अगर सरकार अपनी जनसंख्या का सही तरीके से इस्तेमाल करती है और अपनी जनसंख्या अगर इकोनॉमिक में जो पार्टिसिपेट कर सही, मतलब अगर सरकार के द्वारा अपनी जनसंख्या का सही तरीके से यूज किया जाता है तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक क्या होगा, तेजी से ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक पब्लिक, हर एक आदमी क्या इकोनॉमिक्स में अपना कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरीके से क्या है, तो कंट्री में जो अगर हम इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो उसमें जो मैन पावर है यानी कि जो ह्यूमन पावर है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि सरकार अपनी जनसंख्या का क्या करे, सही ढंग से इस्तेमाल करे। फिर हम बात करते हैं कि ग्लोबल सिचुएशंस कैसी हो, यानी कि जो विश्व स्तर है उस पे वहां का जो सिचुएशन है यानी कि स्थिति है वो किस तरीके से, यदि अगर वॉर का सिचुएशन चल रहा है, जैसे कि आज के टाइम पे क्या है, रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो इसके वजह से क्या, आज के टाइम पे जो फ्यूल्स हैं यानी कि जैसे पेट्रोल हो गए, डीजल्स हो गए, तो ये काफी ज्यादा क्या है, कॉस्टली हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो अभी अगर हम ग्लोबल सिचुएशंस की बात करें तो ग्लोबल सिचुएशंस में भी क्या देखने को मिल रहा है, हमें एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। क्यों? अगर हम बात करें कि जो हमारे फ्यूल्स हैं या जो गेहूं के दाम है ये सब बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो गेहूं एक्सपोर्टर कंट्री था वो कौन था, तो यूक्रेन, और दूसरे नंबर पे रसिया, और यही दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं। और अगर हम नेचुरल गैसेस की बात करें या नेचुरल फ्यूल्स की बात करें जो कि हमारा पेट्रोल, डीजल या सब आता है, तो ये कहां से, तो रसिया भी इसमें क्या करती है, एक एक एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में उभर के आती है। तो इस वजह से क्या है, ग्लोबल अगर हम इसका जो इन दो कंट्री के बीच में जो हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है इसका असर किस पे, तो पूरी दुनिया पे हमें देखने को मिल रहा है। तो डिपेंड ये करता है कि हमारी इकोनॉमिक कैसी ग्रोथ करेगी। पॉपुलेशन के साथ साथ ये भी जरूरी पड़ जाता है कि जो विश्व स्तर है उस पे सिचुएशंस हमें कैसी देखने को मिल रही है। उसके बाद आता है कॉर्पोरेशन ऑफ अदर कंट्री, यानी कि अगर हमारी जो यहाँ पे कॉर्पोरेशन ऑफ अदर कंट्रीज का मतलब है कि हमारा रिलेशंस किस कंट्री के साथ कैसा है। अदर कंट्री के मुकाबले हमारी कंट्री में क्या आज के टाइम पे भी क्या है, तो फ्यूल थोड़ा सस्ता है और हमारी जो फॉरेन करेंसी है अदर कंट्री के मुकाबले कम तेजी, मतलब कम रेट पे इंक्रीज हो रही है। यानी कि अगर आज के टाइम पे हम बात करें $1 की वैल्यू कितनी है, $1 की वैल्यू है करीबन 90 रुपए के आसपास, 90 या 80 रुपए के आसपास है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अपनी कंट्री की करेंसी को स्टेबल रखने के लिए जो फॉरेन रिजर्व उसको खर्च कर रही है, जिससे क्या हो कि हमारी कंट्री का जो वैल्यू है वो क्या रहे, एक स्टेबल रहे। वहीं पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में $1 किसके बराबर है, तो 200 रुपए के, यानी कि 200 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। तो वहां की जो करेंसी है वो क्या है, स्टेबल नहीं रह गई। तो करेंसी स्टेबल रखना या ऐसी जो भी अदर एक्टिविटीज है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है किस पे, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो यानी कि हमारी कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, हम किस कंट्री के साथ किस तरीके के रिलेशन रखते हैं वो भी डिपेंड करता है हमारा किस पे, एक इकोनॉमिक ग्रोथ पे। यानी कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें, जैसे कि आज के टाइम पे क्या है, यूएसए, रसिया मोस्टली कंट्री के साथ हमारे जो फॉरेन रिलेशन है यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय रिश्ते हैं वो क्या है, काफी हद तक अच्छे हैं, जिसके वजह से क्या हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दिन प्रतिदिन क्या है, तो बढ़ती हुई जा रही है कंपेयर टू अदर कंट्री। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पूरी क्या जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान की जो रिलेशन है आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ कंट्री से क्या है, तो खराब हो रखे। तो यानी कि एक कंट्री का रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ कैसा है वो भी डिपेंड करता है हमारे डेवलपमेंट पे और इकोनॉमिक ग्रोथ पे। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स प्रॉपर्टीज अडॉप्ट बाय द कंट्री, यानी कि अगर आर्थिक प्राथमिकताएं आदि, यानी कि इकोनॉमिक, जब कोई गवर्नमेंट इकोनॉमिक में क्या पहले किसको पहले प्राथमिकताएं देती है ये भी डिपेंड करता है किस पे, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। आज के टाइम पे अगर हम मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरर्स में हम चाइना से पीछे सिर्फ इसलिए रह गए क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा क्या था कि मैन्युफैक्चर के सेक्टर पे ज्यादा फोकस ही नहीं किया गया था। तो यानी कि ये बात भी, इस बात पे भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करती है कि सरकार इकोनॉमिक के अंदर
किसको सबसे पहले प्रायोरिटी यानी कि प्रायोरिटीज यानी कि मतलब प्राथमिकताएं देती है। तो यदि आज के टाइम यदि हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, पिछली जो सरकार थी, यदि वो मैन्युफैक्चरर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस देती तो उसके वजह से क्या है हमारी इकोनॉमिक्स और ज्यादा तेजी से क्या होती तो ग्रोथ होती। जैसे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा क्या है कि जैसे मेक इंडिया, जैसे भारत आत्मनिर्भर भारत जैसे जो स्कीम्स चलाई जा रही है, सिर्फ वो इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट का इस बार सबसे ज्यादा फोकस किस पे, मैन्युफैक्चर सेक्टर पे। यानी कि गवर्नमेंट जब इकोनॉमिक्स में किसी सेक्टर पे या किसी चीज पे प्राथमिकता देती है तो वो सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे, फिर वो किस पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो ये सारे वो सेक्टर है जिसपे क्या है हमारी इकोनॉमिक्स सही डायरेक्शन में ग्रोथ होगी या वो नेगेटिव डायरेक्शन पे ग्रोथ होगी, वो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। There is a significant difference in the rates of economic growth between two countries under the dictatorship democracy. So democracy is the preferred is the several positive outcome. यानी कि अगर हम डिक्टेटरशिप्स के कंपेयर में बात करें तो जो डेमोक्रेसी है उसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमें काफी हद तक क्या देखने को मिलता है, एक पॉजिटिव वे में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि इकोनॉमिक्स के जो आउटकम मिलते हैं हमें डेमोक्रेसी में, वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं, अब वो डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर हम इकोनॉमिक्स आउटकम इन डेमोक्रेसी में बात करें तो डिक्टेरियल रिमेन हैज द स्टेबिलिटी बेटर रिकॉर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, बट वी कैन कंपेयर देयर रिकॉर्ड ओनली अ पुअर कंट्री देयर इज अ वर्चुअल और नो डिफरेंसेस। यानी कि अगर हम डिक्टेटरशिप्स की तुलना में अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें हमें क्या है काफी हद तक क्या है एक डिफरेंसेस देखने को मिलता है, लेकिन कुछ डिक्टेटरशिप्स में क्या है हमें इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में क्या है डिक्टेटरशिप है, क्यों, क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी के मेंबर क्या बनते हैं तो वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं, जिसके वजह से वहां पे क्या हमें देखने को मिलता है एक डिक्टेटरशिप देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अगर हम उसके इकोनॉमिक की बात करें तो उनकी इकोनॉमिक भारत के कंपेयर में काफी ज्यादा अच्छी है। क्यों, क्योंकि जो चाइना है, चाइना ने सबसे ज्यादा जो फोकस किया था किस पे किया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे किया था, जिसकी वजह से आज जो उनकी इकोनॉमिक है वो थोड़ी अच्छी कंडीशंस में देखने को मिलती है हमारे कंट्री के मुकाबले। तो कहीं बहुत जगह पे ऐसी हो जाती है कि अगर हम डिक्टेटरशिप की जो इकोनॉमिक्स है वो थोड़ी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है किसके, डेमोक्रेटिक कंट्री के मुकाबले। यहीं पे अगर हम डेमोक्रेटिक अगर आज के टाइम पे जो पुअर कंट्री के अकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसके कंपेयर में क्या है डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। यानी कि तानाशाह का आर्थिक विकास का थोड़ा सा बेहतर रिकॉर्ड रहा, यानी कि जैसे अभी हमने चाइना की बात किया था। यानी कि अगर हम रसिया की बात करें, रसिया में भी क्या है एक डिक्टेटरशिप है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रसिया ने जो यूक्रेन पे जो अटैक किया है वो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए रसिया को क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो जो रसिया ने जब यूक्रेन पे जो अटैक किया तो रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बहुत ही लॉन्ग टर्म का सोच कर अटैक किया था। आज के टाइम पे रसिया ने जो भी 4 एरिया कब्जा रखे हैं तो वो क्या है, वो सारे नेचुरल माइनिंग से भरपूर वाले एरिया, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो नेचुरल माइनिंग के जो सोर्सेस हैं वो कहाँ पे था, वो आज के टाइम पे वो 4 एरिया किसके पास है, रसिया के पास है। तो इसके थ्रू क्या है आज से आने वाले कुछ साल के बाद जो रसिया होगी तो रसिया 12 पॉइंट कुछ ट्रिलियन की जो बिजनेसेस है, यानी कि एक्सपोर्ट करने का जो मिनरल्स है उसको एक्सपोर्ट करने करके वो क्या कर सकता है अपने इकोनॉमिक को और ऊपर ले जा सकता है। यानी कि रसिया के द्वारा जो यूक्रेन पे अटैक किया गया वो क्या है एक लॉन्ग टाइम को ध्यान में रखते हुए किया गया कि आने वाले टाइम पे रसिया को उस अटैक का क्या रिजल्ट मिलेगा। तो आने वाले टाइम पे जो रसिया को उसका रिजल्ट मिलेगा वो क्या है, लंबे समय कुछ समय सालों के बाद बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि रसिया का जो यूक्रेन का जो भी 4 एरिया कब्जाया गया रसिया के द्वारा, वो चारों एरिया क्या है जो भी नेचुरल माइनिंग है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उससे वो भरपूर है। उसके वजह से आने वाले टाइम पे रसिया क्या है 12 ट्रिलियन से ज्यादा क्या कर सकता है अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से क्या है काफी टाइम पे अभी हम क्या देखें तो काफी जगह पे अगर हम डिक्टेटरशिप इकोनॉमिक्स ग्रोथ की बात करें तो काफी अच्छा देखने को मिला है। लेकिन अगर अभी हम कंपेयर करें, अगर सिर्फ हम पुअर कंट्री में से कंपेयर करते हैं तो उसके मुकाबले में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिला है।
अब बात करते हैं वी कैन देयर अ हाई डिग्री इन इक्वालिटीज विद इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के कंपेयर में क्या है, जो डिक्टेटरशिप है उसमें हमें जो इकोनॉमिकल जो इनइक्वालिटी है वो ज्यादा देखने को मिलता है। फिर देयर इज ऑफ्टन इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द पुअर सेक्शन टू द सोसाइटी, यानी कि समाज के गरीब वर्गों के लिए उपलब्ध अवसरों की असमानता अक्सर होती है। यानी कि अगर हम डिक्टेटरशिप में बात करें तो डिक्टेटरशिप में जो इकोनॉमिक का जो वो सबसे पहले जो हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, इसके वजह से क्या है, जो भी अपॉर्चुनिटीज है किसके लिए, जॉब्स के लिए, वो या इकोनॉमिक सेक्शन में जो भी ग्रोथ करने की बात आती है, जो भी अपॉर्चुनिटीज होते हैं इकोनॉमिक के लिए, तो वो पुअर लोग, जितने भी जो पुअर सेक्शन है उनके लिए हमें क्या देखने को मिलता है, वो कम अवसर देखने को मिलता है किसमें, डिक्टेटरशिप में। वहीं पे अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो वहां पे हमें क्या है, एक इक्वल राइट्स देखने को मिलता है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सामाजिक विविधता का आवास, यानी कि हमारा एकोमोडेशंस ऑफ